हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जो कि है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया। इस वाले चैप्टर के हमने काफी सारे टॉपिक कवर करे हैं। आज हम इसमें एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं। देखिए, जो उससे पहले हमने टॉपिक कवर किए थे उसमें हमने क्या पढ़ा था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को पढ़ा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पढ़ा था। उसमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था तो उन्होंने क्या करा था, जो ब्रिटिशर्स, देखो उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट करा, फिर उसके अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स ने भी उनके अगेंस्ट उन पे हाथापाई की, और फिर बाद में जब ये मूवमेंट वायलेंट हो गए तो महात्मा गांधी ने इनको कॉल ऑफ कर दिया। अब इन मूवमेंट्स में किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और उनके रीजंस क्या क्या थे उसमें पार्टिसिपेट करने के, और दोबारा जब ये मूवमेंट दोबारा रिलॉन्च किए गए तो क्या उन्हीं लोगों ने उन मूवमेंट्स में सेकेंड टाइम में पार्टिसिपेट किया था या फिर नहीं किया था। आज इस टॉपिक में हम ये करने वाले हैं कि उन मूवमेंट्स में किन लोगों ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का न्यू टॉपिक। तो देखिए, आज हम करने वाले हैं हाउ द मूवमेंट शो द हाउ द पार्टिसिपेंट शो द मूवमेंट। जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने मूवमेंट को किस तरीके से देखा, किस तरीके से उसमें पार्टिसिपेट किया। देखो, जो सिटीजन्स होते हैं, जो पॉपुलेशन होती है, वो या तो रूरल एरिया से बिलोंग करती है या फिर अर्बन एरिया से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो हम यही देखेंगे कि जो अर्बन एरिया के जो सिटीजन्स थे उन्होंने किस तरीके से मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया। जैसे लाइक पीजेंट्स हो गए, वर्कर्स हो गए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, इन सभी ने उन मूवमेंट में किस तरीके से पार्टिसिपेट किया था। और रूलर्स के थे, रूलर्स में जो रिच पीजेंट्स हो गए, लैंड ओनर्स हो गए, एंड पुअर पीजेंट्स हो गए, जो लैंडलेस थे, उन लोगों ने क्यों पार्टिसिपेट किया। देखो, ये जो जितने भी मूवमेंट थे, एक था नॉन कॉर्पोरेशन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सेकंड था आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट। ये सारे के सारे मूवमेंट इसलिए चलाए गए थे ताकि जो पब्लिक है, जो लोग हैं, पीपल, सिटीजन्स हैं, वो अपनी डिमांड्स को फुलफिल करा सके। किससे? ब्रिटिशर्स से। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या कर रखा था, उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स वगैरह लगा रखा था। तो लोग मूवमेंट में पार्टिसिपेट तो कर रहे थे, वो पार्टिसिपेट मूवमेंट में इसलिए कर रहे थे ताकि जो उनकी नीड्स हैं, जो उनकी डिमांड है, वो पूरी हो सके, ब्रिटिश उसकी डिमांड को पूरा करे। और उसके चलते जो ब्रिटिशर्स ने कई बार उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से जो पीपल्स है वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए। जो पीपल्स थे, सिटीजन्स थे, वो क्या हो गए, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए, और उन्होंने लोगों को सप्रेस करना शुरू कर दिया, जिसके चलते लोग वायलेंट पे उतर आए। उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग हो गई, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, ऑफिसर्स बिल्डिंग हो गई, रेलवे स्टेशन वगैरह, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तोड़फोड़ मचाई। अब तोड़फोड़ मचाई तो जो ब्रिटिशर्स थे उनको मौका मिल गया, हाँ, कि उन्होंने रीजन दे दिया कि ये गलत काम कर रहे हैं, अब हम इनको मारेंगे या उनको उठाकर जेल में बंद कर देंगे। तो ये मूवमेंट एक वायलेंस की तरफ मूव कर गया, जबकि महात्मा गांधी ये चाहते थे कि हम जो मूवमेंट करेंगे सक्सेसफुली करेंगे और साथ ही साथ नॉन वायलेंस मूवमेंट होगा। ठीक है, मूवमेंट कैसे होंगे? नॉन वायलेंस ये मूवमेंट होंगे। बट ये मूवमेंट किस तरफ मूव कर जाते थे? वायलेंट की तरफ मूव कर जाते हैं, जिसमें जलियांवाला बाग भी हमने देखा था। तो लोग क्या होते थे, बहुत ज्यादा एंग्री हो जाते। उस एंगर की वजह से वो जो मूवमेंट होता था वो वायलेंट हो जाता। अब मूवमेंट वायलेंट हो गया, अब महात्मा गांधी ने क्या डिसीजन रखा था कि हम नॉन वायलेंस करेंगे, तो वो उस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेते थे। अब लोग उस मूवमेंट में क्यों जुड़े थे? लोगों ने बायकॉट की थी चीजें, फॉरेन क्लोथ्स हो गए, गुड्स हो गए, उन सभी को पब्लिक ने बायकॉट किया था, और उसी के साथ वो मूवमेंट में शामिल हुए थे, क्योंकि मूवमेंट का रूल ये था फॉरेन गुड्स को बायकॉट करना। लोग अपनी इवन जॉब्स तक छोड़ छोड़ के इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। बट साथ ही क्या हुआ, वो अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए उसमें पार्टिसिपेट हुए थे ना, कि हमारी डिमांड फुलफिल की जाएंगी। बट सडनली क्या होता है, जो मूवमेंट है उसको कॉल ऑफ कर लिया जाता है और उनकी डिमांड्स भी पूरी नहीं होती है। जैसे सॉल्ट मार्च में था, सॉल्ट मार्च में महात्मा गांधी ने अपनी 11th डिमांड के लिए डिमांड की थी कि हमारे अगर 11 डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया तो हम अपना सॉल्ट बनाएंगे। तो वहां से स्टार्ट हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और कानून को, जो लॉ है, उनको ब्रेक करना, जिसमें सबसे फर्स्ट जो लॉ ब्रेक किया गया था वो था सॉल्ट मेकिंग। इंडियन ने अपना सॉल्ट बनाया था, लैंड हमारी, जमीन हमारा, वाटर हमारा, सॉल्ट भी हमारा, और मोनोपोली ब्रिटिशर्स की, इसलिए उन्होंने सबसे पहला जो लॉ ब्रेक किया था वो था सॉल्ट लॉ। ओके, डिमांड के लिए किया था, बट उनकी डिमांड पूरी नहीं, उन्होंने सॉल्ट हो गया। बट फाइनली जाकर वो मूवमेंट क्या हो जाता है, वायलेंट हो जाता है, जिसके लिए वो कॉल ऑफ कर लेते हैं। अब लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए। जब दोबारा इस मूवमेंट को रिलॉन्च किया गया
तो काफी सारे ऐसे लोग थे जो दोबारा मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने से उन्होंने डिनाई कर दिया था। क्यों डिनाई कर दिया था? क्योंकि उन्होंने कहा देखो हम पहली बार अपना मतलब जॉब, स्कूल्स वगैरह, कॉलेज वगैरह, स्टूडेंट अपने स्कूल छोड़ के आ गए, कॉलेजेस छोड़कर आ गए, जो लॉयर थे कोर्ट छोड़कर आ गए, टीचर्स ने रिजाइन दे दिया। अब सब कुछ छोड़कर जो आपके साथ मूवमेंट पार्टिसिपेट करे और उनका जिस लिए वो पार्टिसिपेट करे वो उनको चीज मिले ही ना, तो वो लोग क्यों पार्टिसिपेट करेंगे? और दोबारा आप कह रहे हो फिर आ जाओ सब कुछ छोड़ के, तो इतना इजी नहीं होता ना। तो लोगों ने इसलिए दोबारा डिनाई कर दिया कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम इसमें इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको लग रहा था दोबारा महात्मा गांधी क्या करेंगे, इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देंगे और हमें दोबारा से सारी चीजों को फेस करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ यही देखने वाले हैं कि जो पार्टिसिपेंट्स थे इन्होंने मूवमेंट को किस तरीके से देखा। देखिए ये विलेज की जगह ये अर्बन है, ये रूरल है, ये है विलेज। ठीक है, विलेज में मूवमेंट को किस तरीके से देखा गया और अर्बन एरिया में किस तरीके से देखा गया और कौन कौन पार्टिसिपेट्स किया था इनमें। हम रिच पीजेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, पुअर पीजेंट्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए और इंडस्ट्रियल वर्कर हो गए और वुमेन हो गए। हम इन सब का पार्टिसिपेट्स देखेंगे, इन्होंने किस तरीके से मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। और जब सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो उसमें इन लोगों ने डिनाई कर दिया था कि हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ये डिसअपॉइंट हुए थे क्योंकि इनकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई थी। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स दैट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये डिफरेंट ग्रुप्स थे। देखिए फर्स्ट है हमारा हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। तो सबसे पहले हम रिच पीजेंट्स के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? रिच पीजेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि इन लोगों ने पार्टिसिपेट क्यों किया और फिर बाद में डिनाई क्यों कर दिया। और इसमें आते हैं गुजरात के पटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट, ये रिच पीजेंट्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप, देखो ये रिच पीजेंट्स है। अब रिच पीजेंट्स का मीन ये है कि इनके पास एक बहुत ही बड़ा लैंड एरिया होगा, ये छोटे मोटे लैंड पे क्रॉप को ग्रो करने वाले नहीं है, इनके पास बहुत ही बड़ा लैंड एरिया है। अब जब बहुत बड़े लैंड एरिया पर क्रॉप ग्रो की जाएगी तो सिंपल सी बात है वो अपने खाने के लिए तो की नहीं जाएगी, उसका काम है मार्केट में क्रॉप को सेल करना। उसका मेजर वर्क क्या होगा? उस क्रॉप को मार्केट में सेल करना। और इस टाइप की क्रॉपिंग को कमर्शियल क्रॉपिंग बोलते हैं। जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं मार्केट में सेल करने के लिए तो कमर्शियल क्रॉप होती है, क्योंकि उससे हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो ये प्रोड्यूसर्स थे किसके? कमर्शियल क्रॉप के। दे वर हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइस। तो इनको क्या फेस करना पड़ रहा था? इनको फेस करना पड़ा था इनको फेस करना पड़ा था डिप्रेशन, जो क्रॉप डिप्रेशन हुआ था, जो उसके प्राइस डाउन हो गए थे, उसकी वजह से इन लोगों को प्रॉब्लम हुई। मतलब हमने देखो जितना एक्सपेंस उसमें किया है उतना हमें रिटर्न नहीं मिल रहा है। हमारी जो क्रॉप मार्केट में सेल हो रही है, मान लो हमने 10,000 के अराउंड लगाया है और उसका जो प्राइस, सेलिंग प्राइस आ रहा है वो हमें कितना मिल रहा है? 50,000 मिल रहा है। तो जितना हमने उस पे स्पेंड किया है उतना हमें रिटर्न में नहीं मिल रहा है। तो इसके चलते ये लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए। तो ये लोग ये चाहते थे एज देयर इनकम डिसअपेयर दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू। अब इनकी अर्निंग तो आ नहीं रही है, जो इनकी इनकम है वो डिसअपेयर्ड हो गई है। तो इसके चलते इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट को हमें रेवेन्यू देना पड़ता है, जो गवर्नमेंट को हमें टैक्स देना पड़ता है, वो हम अभी नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि कमर्शियल क्रॉपर्स थे ये, जब फार्मर्स थे, जब ये ग्रो करेंगे मार्केट में जाएगी, सेल होगी, प्रॉफिट होगा तभी तो देंगे। अब वो तो प्राइस लो होने की वजह से इनको इनका खर्चा, जो इनकी इनकम थी वो नहीं मिल पा रही थी। जब इनकम ही नहीं मिलेगी तो ये गवर्नमेंट रेवेन्यू क्या पे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दे बिकम एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ सीडीएम एंड पार्टिसिपेट इन बॉयकॉट प्रोग्राम्स। तो इसीलिए ये किसके, जो सीडीएम मूवमेंट का था उसके पार्टिसिपेटर्स बने थे, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उसके जो प्रोग्राम्स थे उसके अकॉर्डिंग ही चले थे। जिन प्रोग्राम्स को बॉयकॉट करना था, फॉरेन गुड्स हो गए, फॉरेन क्लोथ्स हो गए, उनको इन्होंने बॉयकॉट भी किया था। तो ये पार्टिसिपेटेड थे जो जिसमें उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। क्यों किया? क्योंकि ये चाहते थे कि हमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू ना पे करना पड़े, इसलिए इन्होंने इस मूवमेंट में, सीडीएम मूवमेंट में क्या किया? पार्टिसिपेट किया था।
For them fight for स्वराज was struggle against high revenue। और ये लोग फाइट भी कर रहे थे किसके अगेंस्ट में, स्वराज के, क्योंकि ये अपनी कंट्री में स्वराज को लाना चाहते थे। किसको लाना चाहते थे, स्वराज को लाना चाहते थे। और इन्होंने स्ट्रगल की, फाइट करी किसके, हाईएस्ट रेवेन्यू के, जो हाई रेवेन्यू इन्हें पे करने पड़ रहे थे उसके अगेंस्ट में इन्होंने क्या करी, स्ट्रगल किया, फाइट करी कि हमें स्वराज लेकर आना है। However, they were deeply disappointed। अब ये उसमें जुड़े, स्वराज के लिए जुड़े, हाई रेवेन्यू जो डिमांड थी उसके लिए जुड़े, और ये बहुत ज्यादा क्या हुए, डिसअपॉइंटेड हुए। एंड सीडीएम वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931। अब ये सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड कब हुए, जब 1931 में ये जो सीडीएम मूवमेंट था इसको कॉल ऑफ कर लिया गया। कब, विदाउट रिवेन्यू रेट्स रिवाइज। और रिवेन्यू रेट जब तक रिवाइज भी नहीं हुए थे, मतलब रिवेन्यू रेट डाउन भी नहीं हुए थे, और मूवमेंट कॉल ऑफ हो गया। मतलब देखो, मैं जिस काम के लिए आपके साथ जा रही हूँ और मेरा वो काम ही ना हो तो क्या फायदा मेरा आपके साथ जाने का, कोई फायदा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप लोग पढ़ो ना, तो क्या फायदा मेरे पढ़ाने का। तो वही चीज है यहाँ पर, जब तक हम जिस काम के लिए उससे जुड़े हुए हैं और वो काम ही हमारा ना हो तो क्या, कोई फायदा है हमारा आपके साथ जाने का, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए ये लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुए थे कि हम जिस चीज के लिए आपसे जुड़े, जिस डिमांड के लिए, जिस स्वराज और हाई रेवेन्यू रेट को डाउन करने के लिए हम आपसे जुड़े थे, वो तो हुआ ही नहीं। और मूवमेंट भी क्या कर दिया गया, कॉल ऑफ कर दिया गया। सो व्हेन सीडीएम सेकंड स्टार्टेड इन 1932, तो फिर 1932 में जब उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स तो हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, उनको जैसे मन कर रहा है वो उस टाइप से कर रहे हैं, और महात्मा गांधी जब सेकेंड राउंड टेबल के लिए कहाँ चले गए थे, लंदन चले गए थे, तो वहां पर उन्होंने क्या देखा, लोगों को लगा था वहां से कुछ तो अच्छा कर कर आएंगे, फ्रीडम तो लेकर ही आएंगे। बट वहां पर उन्हें फ्रीडम नहीं मिली, बल्कि उनकी बातों को डिनाई कर दिया गया, महात्मा गांधी की बातों को। और जब वो, और उन्हें यहाँ पर क्या कर दिया, महात्मा गांधी वहां बिजी थे, मतलब मेन लीडर वहां था, और यहाँ उन्होंने सभी जो भी पार्टी के मेंबर्स थे, जो भी ग्रेट लीडर्स थे, उनको उठाकर जेल में डाल दिया गया था। मतलब यहाँ को उठाकर सबको जेल में डाल दिया गया था। पहले भी थे, जब महात्मा गांधी गए थे तो महात्मा गांधी इस शर्त पे गए थे, आप सबको छोड़ दोगे, मैं तब आऊंगा राउंड टेबल सेकंड में। बट राउंड टेबल सेकंड में जाते ही यहाँ और लोगों को अरेस्ट कर दिया गया और उनको छोड़ा भी नहीं गया। वापस आए तो उनके हाथ में क्या था, ठेंगा, कुछ भी नहीं था उनके हाथों में। अब इसके चलते क्या हुआ, महात्मा गांधी गुस्सा हो गए, बहुत ज्यादा उन्हें गुस्सा आया कि हमने इनके लिए, मतलब जो बात इन्होंने बोली थी उस बात को तो इन्होंने किया ही नहीं, तो चलो सेकेंड मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ सेकेंड मूवमेंट स्टार्ट तो कर लिया उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, बट लोग इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते थे, उसको रिफ्यूज कर रहे थे। सेकेंड मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 1932 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सेकेंड स्टार्ट हुआ 1932 में, जिसमें मैनी ऑफ देम रिफ्यूज, काफी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था, इसका रीजन आपको पता चल चुका है, क्योंकि लोग डिसअपॉइंटेड हो गए थे, क्योंकि उनकी जो डिमांड्स थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। उन्होंने कहा था पहली डिमांड नहीं पूरी हो पाई, फिर दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, हम दोबारा ज्वाइन करें, और पता लगा दोबारा फिर से हमारी डिमांड पूरी नहीं हो रही, तो कोई फायदा नहीं है इनका। क्या है, स्टार्ट करते हैं कॉल ऑफ करते हैं, स्टार्ट करते हैं कॉल ऑफ करते हैं, तो अब हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट है पुअर पीजेंट। देखो ये तो रिच पीजेंट्स का केस था कि रिच पीजेंट्स ने क्यों पार्टिसिपेट किया और उसके बाद उसको दोबारा रिफ्यूज क्यों कर दिया। अब हम पुअर पीजेंट्स की स्टडी करेंगे। स्मॉल टेनेंट्स कल्टीवेटेड एंड ऑन लैंडलॉर्ड्स रेंटेड लैंड। अब पुअर जो पीजेंट्स है उनके पास में लार्ज लैंड एरिया का स्मॉल लैंड एरिया भी नहीं है, ये लोग लैंडलेस होते हैं। तो ये क्या करते हैं, रिच पीजेंट्स है उनकी लैंड ले लेते हैं उधार, उनकी लैंड उधार ले लेते हैं और उस पे क्रॉप ग्रो करते हैं, तो कुछ वो उनको उसके बदले में जो रेंट होता है वो पे करते हैं और अपनी खेती इनकी चलती रहती है। एज दे डिप्रेशन कंटिन्यू ईच केस। अब सेम वही वाला केस, जब प्राइस डाउन हुए हैं, जब इतनी प्रॉब्लम रिच पीजेंट्स को हो रही है, तो पुअर पीजेंट्स को तो डबल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी ना। इनकी भी जो इनकम थी वो डिमनाइज हो गई थी। स्मॉल फार्मर्स फाउंड डिफिकल्टी टू पे देयर रेंट। अब जो लैंड इन्होंने ली है रेंट पे, उसका रेंट तो पे करना ही करना है, बट इनकी जो इनकम है वो तो आ ही नहीं रही। जब रिच पीजेंट्स की नहीं आ रही है तो पुअर की कहां से आएगी, पुअर तो और ज्यादा गरीब ही है, तो उनकी तो वैसे भी नहीं आ रही। जब रिच को इतना फेस करना पड़ रहा है तो पुअर को तो डबल करना पड़ रहा होगा। तो अब रेंट तो पे करना है ना, जो उधार चीज ली है, जो रेंट पे चीज ली है, उसका रेंट तो इनको पे करना ही पड़ेगा। देयर डिमांड वाज रिमिट, या फिर कैंसिल बोल सकते हो, देयर अनपेड रेंट बाय लैंडलॉर्ड। तो इनकी डिमांड ये थी कि जो लैंडलॉर्ड है उनको ये रेंट पे नहीं करेंगे। तो ये सिविल डिसोबीडियंस में क्यों पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, ताकि इन लोगों को, लैंडलॉर्ड्स को रेंट पे ना करना पड़े। Although Congress did not support this no rent campaigning as this might upset landlords। अब यहाँ कांग्रेस का भी है, कांग्रेस ने इन लोगों को सपोर्ट किया, नो रेंट कैंपेनिंग चलाई, जिसमें
अब कांग्रेस क्या थी, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो रिच पीजेंट्स को ज्यादा सपोर्ट करती थी, मतलब जो रिच पर्सन थे उनको ज्यादा सपोर्ट करती थी पुअर के कंपैरिजन में, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि उनकी जो पार्टी चल रही है वो सब कुछ कौन चला रहा है, रिच पीजेंट चला रहे हैं, और अगर उनका साथ छूट गया तो उनकी पार्टी डगमगा जाएगी और वो नहीं चलेगी, पुअर को वो सपोर्ट नहीं करती थी। बट यहाँ पर उन्होंने सपोर्ट किया, और जिसकी वजह से जो लैंडलॉर्ड्स थे वो अपसेट हो गए थे कि ये तो पुअर का सपोर्ट कर रही है, अब हम इनका साथ नहीं देंगे। तो कांग्रेस पार्टी को अगर बोला जाता है एक ऐसी पार्टी थी जो ऐसे बीच में अटकी हुई थी, पुअर का साथ दे या रिच का साथ दे, तो बहुत ही कंफ्यूजिंग से पार्टी थी, उसको समझ ही नहीं आ रहा था उसको किसका साथ देना है। तो यहाँ नो रेंट कैंपेनिंग चलाई गई थी, जिसमें लैंडलॉर्ड्स अपसेट हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनको तो लग रहा था कि ये हमें रेंट, देखिए अब ये रिच पीजेंट्स है और ये पुअर पीजेंट्स है। अब रिच पीजेंट क्या चाहते हैं, उनके पास रेंट आए, और पुअर पीजेंट्स क्या चाहते हैं, उनको रेंट ना पे करना पड़े। तो और इसके बीच में कौन फंस गई? कांग्रेस पार्टी फंस गई थी। अब है बिजनेस क्लास। अब देखिए बिजनेस क्लास, बिजनेस क्लास में एक कंट्री के वो लोग होते हैं जो प्रोस्पेरस होते हैं, अच्छे खासे पैसे वाले लोग होते हैं। अब इनको भी प्रॉब्लम थी। अब देखिए इनकी क्या प्रॉब्लम थी। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट had made huge profit and became powerful, but colonial policy restricted business activities, so they wanted such a policies which supported them। देखिए जो बिजनेसमैन थे ना, उन्होंने बहुत ज्यादा इनकम अर्न की थी। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में। ये कहो अंधा पैसा जो होता है ना, इन्होंने कब कमाया था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कमाया था। क्यों? क्योंकि ये बिजनेसमैन थे, इनकी इंडस्ट्रीज थी, तो वहां जो चीजें थी बनाई जा रही थी, और देखो वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो चीजों की नीड होगी, तो उन चीजों को सप्लाई किया जा रहा था, जिसके बदले इन्होंने अच्छी खासी इनकी इनकम हुई थी। कब? ये मर्चेंट्स हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, मेड ह्यूज प्रॉफिट, इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल भी बन गए थे। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में अर्निंग बहुत हुई थी इनकी, पावरफुल हो गए थे, पैसे वाले हो गए थे, और प्रॉफिट भी बहुत कमाया था। तो ये क्या थे? पावरफुल हो गए। तो उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई तो लोगों को लग रहा था, जो प्राइस वगैरह डाउन हुए थे इसी सिचुएशन में हुए थे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो लोगों का लगा सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। जो चीजें खराब हुई थी उसके बाद और ज्यादा भी चीजें खराब होनी शुरू हो गई थी, और इसी के साथ जो ये चीजों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो कॉलोनियल पॉलिसी ने उनके बिजनेस को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, उनकी जो एक्टिविटी थी उस पर रोक लगा दी। दे वांटेड सच अ पॉलिसी विच सपोर्टेड दैम। इनकी जो पॉलिसी थी वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे ब्रिटिश, उनकी अपनी पॉलिसी को वो सपोर्ट कर रहे थे। देखिए उन्होंने बैरियर्स लगा दिए थे। किसने? ब्रिटिशर्स ने। इनके जो चीजों को एक्सपोर्ट करना था उस पे बैरियर्स लगा दिए थे कि इंडियंस अपने गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी जो भी एक्टिविटीज थी उसको उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, उस पे रोक लगा दी थी। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, और साथ ही साथ उन्होंने क्या कर दिया था, ये लोग चाहते थे कि उनके जो फॉरेन गुड्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं उसको क्या कर दिया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, जो वहां से आ रहे हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाए। रुपए स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट्स का मतलब होता है बाहर से जो चीजें आनी है उनके पर। अब ब्रिटिशर्स की जो चीजें आ रही थी ना, इंडियन चाहते थे उन पर रोक लगा दी जाए, उनको बैन मतलब बैन कर दिया जाए कि वो चीजें यहाँ नहीं आएंगी, और जो हमारी चीजें हैं उन्हीं को कंट्री में सेल आ जाए और सेल किया जाए, और उन्हीं को इंडिया से बाहर भी सेल किया जाए। ऐसा कौन चाहते थे? ऐसा इंडियंस चाहते थे। ठीक है। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920, एंड इन्होंने एक इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस बनाई 1920 में, एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बनाई, जिसको फिक्की बोला गया 1927 में। इसके अकॉर्डिंग वो ये चाहते थे कि जो बैरियर ब्रिटिशर्स ने लगाए हैं ना उसको हटा दिया जाए, उनकी एक्टिविटी को ना किया जाए, और कंट्री के अंदर जो चीजें सेल कर रही है वो किसकी होनी चाहिए? वो इंडियंस की होनी चाहिए। ब्रिटिशर्स की चीजों को अलाउड ना किया जाए। फॉरेन क्लोथ्स हो गए, फॉरेन गुड्स हो गए, उसको क्या कर दिया जाए? फॉरेन गुड्स और फॉरेन क्लोथ्स को प्रॉपरली बैन कर दिया जाए। ऐसा कौन चाहता था? ये बिजनेसमैन चाहते थे, और इसीलिए इन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया था। और इसमें मेन लीडर कौन कौन थे? प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज थे, परसोत्तम दास, ठाकुर दास,
घनश्याम दास बिरला सपोर्टेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसीलिए ये इन मूवमेंट को पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इंडिया से बाहर के जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में आए, वो उस पर प्रॉपरली बैन चाहते थे। और इसलिए इनको जो गुड्स थे, ठीक है, जो इनके गुड्स थे उसको इंपोर्ट करवाना वो चाहते थे। तो आई होप आपको ये बिजनेस भी क्लियर हो गया होगा कि ये लोग क्यों जुड़े थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में इन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया था, और प्रॉफिट अर्न किया, ये चीज ब्रिटिशर्स को दिखी तो उन्होंने क्या कर दिया, चीजों को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, इनकी एक्टिविटीज को। और इसके अगेंस्ट में वो इंडियन से ये चाहते थे कि उनकी एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्टेड कर दे, उनपे बैन लगा दे। Participation and expectation from civil disobedience movement. They gave financial assistance to CDM and refused to buy and sell imported goods. ये क्या करते थे, ये फाइनेंशियली कंट्री को सपोर्ट करते थे, और इसीलिए सीडीएम मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एंड रिफ्यूज टू बाय एंड सेल इंपोर्टेड गुड्स, जो गुड बाहर से आ रहे हैं उन गुड्स को क्या कर दिया जाए, प्रॉपरली रिफ्यूज कर दिया जाए। इंडिया वाले ना तो उनको खरीदे और ना ही उनकी सप्लाई की जाए आगे। Most businessmen came to see Swaraj as time when colonial restriction on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraints. तो वो चाहते थे, बिजनेसमैन को लग रहा था कि स्वराज तभी आ पाएगा जब हम कॉलोनियल जो बिजनेस है ना उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, और अब उसकी चीजों का, उनका जो ट्रेड है कंट्री में, उनकी इंडस्ट्रीज को हम बैन कर देंगे, उनको कॉन्स्टेंट कर देंगे, उनपे बिना रोक लगाए, उनके बिजनेस पे, उनकी इंडस्ट्रीज पे हम बिना रोक लगाए अपनी कंट्री में स्वराज को नहीं ला सकते। ये थिंकिंग किसकी थी, बिजनेसमैन की थी, कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, उसकी इंडस्ट्रीज हो गई, उसके गुड्स पे बिना रोक लगाए हम अपनी कंट्री में स्वराज नहीं ला सकते, क्योंकि हम तो उनको बढ़ावा दे रहे हैं ना, उनकी चीजों को खरीद रहे हैं, तो उनकी अर्निंग करा रहे हैं ना, हम अपनी ही कंट्री की चीजों को हम नहीं खरीद रहे हैं, जबकि हम उनकी चीजों को बाय कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी चीजों को क्या कर देना चाहिए, बिल्कुल ही बैन, रोक लगा देनी चाहिए। However, failure of the round table conference made them feel less enthusiastic. और जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, फेलियर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब फेल हो गई, तो इसके चलते इनके जो डिमांड थी, या फिर ये जो बिजनेसमैन का मूवमेंट चल रहा था, वो थोड़ा सा स्लो पड़ गया था। ठीक है, फील लेस एंथुसियास्टिक, वो स्लो पड़ गया था, क्योंकि अब जो उसकी स्पीड बहुत जोर शोर से चल रही थी, अब वो स्पीड कैसे हो गई थी, बिल्कुल धीरे स्पीड हो गई थी। क्यों हो गई थी धीरे स्पीड, क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो ये चाहते थे चीजों को बैन करना, रिस्ट्रिक्टेड करना, ऐसा नहीं हो पाया था, क्योंकि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वही क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। ओके, फेलियर ऑफ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लिमिटेशन ऑफ बिजनेसमैन। इनकी लिमिटेशन क्या थी, दे वर एप्रीहेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ द मिलिटेंट एक्टिविटीज। इन्होंने जो मिलिटेंट एक्टिविटीज थी उस पर भी, जो मिलिटेंट एक्टिविटी फैली थी, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, जब ये रिस्ट्रिक्टेड कर रहे थे उनकी चीजों को, तो गवर्नमेंट ने अपनी मिलिटेंट एक्टिविटी को स्प्रेड कर दिया, हर जगह मिलिटेंट एक्टिविटी स्प्रेड कर दी, कि कोई भी क्या एक्टिविटी कर रहा है उसकी सारी खबर कॉलोनियल गवर्नमेंट को होनी चाहिए। कॉलोनियल गवर्नमेंट मींस ब्रिटिश गवर्नमेंट को सारी न्यूज मिलनी चाहिए। वरीड अबाउट प्रोलॉन्ग डिस्ट्रप्शन ऑफ बिजनेसेस, the growing influence of socialism amongst the younger member of the कांग्रेस, और कांग्रेस को जो यंगर मेंबर थे वो सोशलिज्म की तरफ बढ़ रहे थे। तो इस चीज को लेकर बिजनेसमैन को भी खतरा था और गवर्नमेंट को भी खतरा था। क्यों खतरा था, क्योंकि अगर कंट्री में सोशलिज्म आ जाएगा ना, तो सारी चीजें गवर्नमेंट के अंडर में चली जाएंगी, और जो बिजनेसमैन थे वो तो प्राइवेट थे ना, प्राइवेट इन सेंस मतलब उनकी चीजें थे, सारा प्रॉफिट उनका हो रहा था, गवर्नमेंट का कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था। और लोग जो कांग्रेस के लीडर थे, जो यंगर यूथ लीडर था, वो किसकी तरफ बढ़ रहा था, सोशलिज्म की तरफ। और सोशलिज्म का मतलब होता है समाजवाद। समाजवाद में जो सारी चीजें होती हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में चली जाती है। गवर्नमेंट देखता है वहां चीजों को किस तरीके से हैंडल करना है, ये कौन देखेगी, गवर्नमेंट देखेगी। तो इस चीज का इफेक्ट थोड़ा थोड़ा दोनों पर ही पड़ा था, गवर्नमेंट पर भी पड़ा था और साथ ही साथ जो ब्रिटिशर्स थे उन पर भी इसका इफेक्ट पड़ा था। तो ये उनकी लिमिटेशन थी। उधर उन्होंने अपनी मिलिटेंट स्प्रेड कर दी जो उनकी मिलिट्री थी, और यहाँ और उनको टेंशन होने लगी थी, डिस्ट्रप्शन हो रहा, क्योंकि कंट्री में अब क्या आ रहा था, धीरे धीरे कंट्री किसकी तरफ मूव कर रही थी, धीरे धीरे जो कंट्री थी वो सोशलिज्म की तरफ मूव कर रही थी।
इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। अब यहाँ पर हम इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के बारे में पढ़ेंगे। देखो बिजनेसमैन हमने पढ़ लिया कि बिजनेसमैन ने क्यों पार्टिसिपेट किया था, और पुअर पीजेंट्स भी हमने पढ़ लिया, रिच पीजेंट भी हमने पढ़ लिया कि उन लोगों ने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्यों पार्टिसिपेट किया था। अब हम पढ़ेंगे कि वर्कर्स जो थे वो उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया। देखो वर्कर्स की जो स्टैम्पर कंडीशन थी ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वर्कर से काम ज्यादा करवाया जाता था और उनको जो वेजेस दिए जाते थे वो कम दिए जाते थे। अब सिंपल सी बात है, वर्कर्स क्या चाहेंगे कि वर्किंग कंडीशन अच्छी हो जाए, वर्किंग आवर्स कम हो जाए और अच्छे वेजेस उनको दिए जाए। अब उनका क्या था, बहुत सारे वर्कर्स थे, गांव से सारे लोग शहरों में आ रहे थे काम करने के लिए, वर्कर्स ज्यादा है, काम कम है, तो वो वेजेस को कम कर देते थे। जो सस्ते में काम करेगा उसी को काम पर रखा जाता था। अब क्या, काम तो सबको चाहिए, भूखे थोड़ी मरना है, तो लोग कम पैसों में भी काम करने के लिए रेडी हो जाते थे। They did not participate in CDM in large numbers except in Nagpur region. जो वर्किंग क्लास है वो भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी, सिर्फ नागपुर रीजन को छोड़कर। क्यों? क्योंकि वर्किंग क्लास पहले शामिल हुई थी सीडीएम मूवमेंट में, फिर वही कॉल ऑफ हो गया मूवमेंट, तो दोबारा और इनकी जो डिमांड थी वो पूरी नहीं हुई, जिसके चलते ये सेकेंड मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते थे। सिर्फ नागपुर रीजन था वो इनके साथ सपोर्ट कर रहा था। एज द नेशनलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्कर स्टेड अलूफ। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यहाँ वर्कर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन की बात हो रही है, वो किसके क्लोजर थे, वो कांग्रेस के क्लोजर थे। तो वर्कर स्टेड अलूफ। अब जो वर्कर थे वो दूर हो गए पार्टी से, ठीक है। मान लो ये कांग्रेस है, इधर से इंडस्ट्रियलिस्ट इसके क्लोज आए, और ये वर्कर्स थे ये इससे दूर हो गए। क्यों दूर होने लगे? क्योंकि उनको वर्कर्स को ये लगने लगा था कि जो कांग्रेस है ये इंडस्ट्रियलिस्ट का सपोर्ट कर रही है और हमारे लिए तो ये कुछ काम कर ही नहीं रही, तो हम इनको क्यों सपोर्ट करें, हम इनको क्यों सपोर्ट करें, हम इनके साथ क्यों दे मूवमेंट में, हम इनके साथ नहीं देंगे। और वो कांग्रेस पार्टी से दूर हो गए थे, इसलिए उन्होंने, जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट नहीं किया और सीडीएम मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। Those who participated adopted महात्मा गांधी प्रोग्राम्स। और जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया भी, जिन लोगों ने जिन इंडस्ट्रियल वर्कर ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया भी, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को देखकर नहीं किया, उन्होंने जो गांधी के प्रोग्राम थे ना उनको देखकर उसमें पार्टिसिपेट किया था। उनके प्रोग्राम क्या थे, जैसे बॉयकॉटिंग फॉरेन गुड्स हो गए, एज अ पार्ट ऑफ द ओल्ड मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन। उनको लग रहा था कि थोड़ी बहुत क्या पता सुधर जाए, तो इसलिए दोबारा उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, बट कुछ ही लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। इन 1930 thousands ऑफ रेलवे वर्कर्स डिड स्ट्राइक। 1930 में thousands ऑफ वर्कर जो थे वो रेलवे वर्कर्स वो स्ट्राइक पे चले गए थे। माइन वर्कर्स, कहाँ की माइन थी, छोटा नागपुर और टिन माइंस थी। वॉर गांधीयंस कैप, वो गांधी की कैप पहन के घुमा करते थे। दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट रैलीज एंड बॉयकॉट कैंपेनिंग। उन्होंने किसमें पार्टिसिपेट किया, प्रोटेस्ट किया, रैली में और बायकॉट कंपेनिंग में प्रॉपर उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। किसने, जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे उन लोगों ने। क्यों पार्टिसिपेट किया? क्योंकि गांधीयन के प्रोग्राम को वो फॉलो करते थे, गांधी को मानते थे, फिर इसलिए वो गांधी की कैप पहन के घूमा करते थे। रैली में, बॉयकॉट कैंपेनिंग में उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। However, Congress were reluctant to support the workers' demand as industrial would not like it. कांग्रेस पार्टी को क्या लग रहा था कि अगर वो वर्कर्स को सपोर्ट करेगी, अगर वो वर्कर्स को सपोर्ट करेगी, उनके डिमांड्स को पूरा करेगी, तो जो इंडस्ट्रियल है उनको ये चीज पसंद नहीं आएगी। क्योंकि अगर वो वर्कर्स को सपोर्ट कर रही है तो इंडस्ट्रियल की डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल देखो टॉप पर है और पुअर लो पर है। इंडस्ट्रियल चाहती है ये रेंट पे करे और ये चाहते हैं पुअर कि इन्हें रेंट ना देना पड़े, और बीच में फंस गई कांग्रेस। अब वो किसका साथ दे, इंडस्ट्रियल का साथ दे या इंडस्ट्रियलिस्ट का साथ दे या वर्कर्स का साथ दे? तो इसके चलते बाद में कांग्रेस ने इंडस्ट्रियल वर्कर का ही साथ दिया था। इतना ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत तो दिया था, कुछ काम उनके लिए भी किए थे। अब हम पढ़ेंगे वुमेन्स का पार्टिसिपेशन। हमने इंडस्ट्रियल वर्कर भी पढ़ लिया कि उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट क्यों किया, कुछ लोगों ने तो बिल्कुल भी नहीं किया और कुछ ने गांधी के प्रोग्राम, गांधी की पॉलिसी देखकर इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब एक फेज हमारा यहाँ लास्ट बचा है, वुमेन पार्टिसिपेशन। ड्यूरिंग द दांडी मार्च
thousands of women came out of their homes to listen गांधी जी। जब महात्मा गांधी दांडी मार्च करते हुए जा रहे थे सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए, उस टाइम पर वो जिन जिन रस्तों से जाते थे और स्पीच देते हुए वो चला करते थे, तो उनकी स्पीच को सुनने हजारों वुमेन घर से निकल कर आती थी। वो जो स्पीच दे रहे हैं उन्हें वो सुनती थी, ठीक है, अपने होम छोड़कर उनकी गांधी की जो उनको सुनने आती थी, उनकी स्पीच को सुनने आती थी। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्च, मैन्युफैक्चर सॉल्ट एंड पिकेटेड फॉरेन क्लोथ एंड लिकर शॉप। जब ये मार्चिंग सॉल्ट लॉ चला था, मैन्युफैक्चर सॉल्ट, फॉरेन क्लोथ्स को पिकेटेड किया गया था, लिकर शॉप को बैन किया गया, तो इसके चलते जो वुमेन्स थी उन्होंने प्रॉपर इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था और हजारों वुमेन्स ऐसी थी जिन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने सॉल्ट बनाया था, अपना खुद का, अपने देश का नमक उन लोगों ने, विमेंस ने बनाया था, और बहुत सारी तो इसके चलते जेल भी गई थी। इन अर्बन एरियाज दिस वुमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिली। जो हाई कास्ट फैमिली की वुमेन थी अर्बन एरिया में, उन लोगों ने ऐसा किया था, और जो रूरल एरिया की वुमेन थी वो रिच पीजेंट की हाउस होल्ड वुमेन, उन लोगों ने ये किया था। देखो, रूरल एरिया की पुअर पीजेंट नहीं थी, अर्बन एरिया की भी पुअर पीजेंट नहीं थी, जो हाई क्लास वुमेन्स होती थी अर्बन और रूरल एरिया, उन वुमेन ने इनमें पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि वो ही जाती थी उनको सुनने के लिए। और मोर बाय गांधी जी कॉल दे बिगेन टू सी सर्विस टू द नेशन एज अ स्कैट ड्यूटी ऑफ विमेन। वो ये कहती थी गांधी, जब वो गांधी जी को सुनती थी तो वो कहती थी कि यहाँ सिर्फ जो मेल है उन्हीं की ड्यूटी नहीं है अपने देश को बचाने की, हम भी तो इस देश की विमेन है, तो हमारा भी तो फर्ज है, हमारी भी तो ड्यूटी है हमारे देश के लिए कुछ, तो हम भी इसमें अपना हमारी जो पूरी ड्यूटी है हम उसको निभाएंगे अपने देश के लिए, हमारा भी तो फर्ज है कुछ हमारे देश के लिए, तो हम इसके लिए पूरी अपनी ड्यूटी निभाएंगे। This increased public role did not necessarily mean any radical change in the way the position of women was visualized. बस इन सबके चलते ही कोई भी रेडिकल चेंज सोसाइटी में नहीं आया था। वुमेन कहते हैं ना, वुमेन चाहे मर जाए किसी के लिए कुछ करते करते, बट उनको उसके बदले में क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। सेम यहाँ पर भी यही हुआ था, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, काफी जेल भी गई, प्रॉपर कंधे से कंधा मिलाकर वो मूवमेंट में, रैली में, हर जगह उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बट उसके बदले उन्हें क्या मिला था, उसके बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और उसके बदले महात्मा गांधी ने क्या बोला, गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट वाज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हर्ट, बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ। इसके बदले गांधी जी ने ये कहा कि तुम्हारी ड्यूटी बाहर की नहीं है, तुम अपने घर को ही संभालो, तुम घर में रहने लायक हो, तुम अपने एक अच्छी मदर बनो, एक अच्छी वाइफ बनो, यही तुम्हारी ड्यूटी है, तो तुम अपने ही काम को अच्छे से करो। तो ऐसे मूवमेंट वगैरह में पार्टिसिपेट करना तुम्हारा काम नहीं है, जिसकी वजह से वुमेन थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हो गई थी कि हमने इतना करा और बदले में हमें क्या मिल रहा है, एक ना तो कोई पोजीशन मिली, ना ही कोई टाइटल, ना ही कोई रिस्पेक्ट मिली, बदले में ये और बोला जा रहा है कि तुम सिर्फ घर ही संभालो, तुम सिर्फ घर ही संभाल सकते हो। तो यहाँ वुमेन थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गई थी। However, for a long time, the Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization. फिर इसके चलते बाद में कांग्रेस ने ये कहा कि उनके लिए कोई एकाध पोजीशन बना दी जाएगी बाद में। तो जो आज हम पोजीशन देख रहे हैं, तो जो वुमेन का कंट्रीब्यूशन रहा है इतने सालों से, वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया है, जेल भी गई है, इवन वो सब कुछ फेस किया है, इवन वुमेन्स ने तो इतना फेस किया है जितना किसी मेल ने फेस नहीं भी किया होगा। तो ये सारी जब सिचुएशन वुमेन की देखी गई तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, चलो इन फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो वुमेन्स को मिलेगा। और आज हम जो रिस्पेक्ट देख रहे हैं वुमेन्स की, या थोड़ा बहुत पार्टिसिपेंट्स देख रहे हैं वुमेन का पॉलिटिक्स में भी, हर जगह, वो इसी का रीजन है कि वुमेन्स का जो क्या बोल सकते हैं, जो वुमेन ने इतना सेक्रीफाइस किया था, आज उसी का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है कि जो थोड़ी बहुत चीजें वुमेन्स के अंडर में आई है। और आज हम देखते हैं कि हर जगह वुमेन्स है, ठीक है, स्कूल्स, कॉलेजेस, हर जगह ऐसा कोई भी सीन नहीं है कि जहाँ ये बोला जा सके कि ये काम वुमेन्स नहीं कर सकती हैं। तो ये उनके सेक्रीफाइसेस का नतीजा है, जिसमें बहुत सारी तो बेचारी जेल भी चली गई थी, ठीक है। तो ये था वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कि उन्होंने उस मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया। उन्होंने लिकर शॉप्स को जाकर तोड़फोड़ कर दी थी, शॉप्स को बंद करा दिया था कि उनके हस्बैंड पे इफेक्ट पड़ रहा था ना, कुछ हस्बैंड पी के पड़े अपने घर में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, इसलिए वो पूरी की पूरी वुमेन इकट्ठा होकर गई और वहां जाकर उन्होंने पूरी शॉप को तबाह कर दिया था। तो ये था, देखो एक फेज हमारा यहाँ पर अब खत्म होता है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट, इंडस्ट्रियल वर्कर, बिजनेसमैन और वुमेन्स का पार्टिसिपेशन, कि इन लोगों ने मूवमेंट में किस तरीके से पार्टिसिपेट किया था।
अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा, जो है हमारा द लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसकी लिमिटेशंस क्या क्या रही थी। पार्टिसिपेशन तो हमने पढ़ लिया कि उन लोगों ने किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब हम उसमें उनकी लिमिटेशन पढ़ेंगे। नॉट ऑल सोशल ग्रुप वर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। ठीक है, कोई भी सोशल ग्रुप ऐसा नहीं था जो स्वराज के आइडिया से दूर रहे। सभी चाहते थे कंट्री में स्वराज आए, बट इसके बाद भी कुछ सोसाइटी के ग्रुप ऐसे थे जो बहुत ही डिप्रेस्ड ग्रुप थे। सोसाइटी की डिप्रेस्ड क्लास थी। उनको ऐसा लग रहा था कि वो उनके साथ बिल्कुल आइसोलेट वाला फील किया जा रहा है, उनको बिल्कुल ही सोसाइटी से अलग किया जा रहा है, उनको सोसाइटी में कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। तो वो डिप्रेस्ड क्लास थी, और वो डिप्रेस्ड क्लास कौन सी थी? दलित, जिनको ऑप्रेस्ड किया जा रहा था। वन सच ग्रुप वाज द नेशंस अनटचेबल। और वो क्या था? वो सोसाइटी का अनटचेबल पार्ट था, जिसको लोग अछूत समझते हैं। आज भी सब जगह खत्म, देखो काफी हद तक खत्म हो चुका है, बट आज भी कुछ गांव, कुछ जगह ऐसी है जो टिपिकली बहुत ज्यादा अंडर गांव वगैरह में पड़ती हैं। वहां भी आज ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि वहां आज भी उनके साथ ऐसा अनटचेबल फील किया जाता है। Who from round the 1930 had begun to call themselves दलित और ऑप्रेस्ड। जो अनटचेबल थे उनको दलित और ऑप्रेस्ड बोला जाता था कि ये दलित है, ऑप्रेस्ड है, इनको कोई टच नहीं करेगा। इवन अगर उनको कोई छू भी लेता था ना तो ऐसे करता था, अरे राम राम राम, पाप हो गया, इसको छू लिया तो हमने, अब तो घर जाकर नहाना पड़ेगा। और दलित अगर किसी हाई क्लासेस हिंदू, हाई क्लास हिंदू के सामने से जाते थे ना तो स्लीपर्स भी डालते थे। इतनी बेकार सिचुएशन थी उन लोगों की। और तो इतना डिप्रेस किया जाता, तो उनको भी तो सोसाइटी में कुछ अलग से राइट मिलने चाहिए ना। तो उसी की वजह से इस सोसाइटी ने अपने लिए, इस ग्रुप ने अपने लिए कुछ डिमांड करी। कांग्रेस हैड इग्नोर्ड दैट दलित एंड डिप्रेस्ड क्लास। कांग्रेस ने पूरी तरीके से इनको इग्नोर कर दिया था। किसको? दलित एंड डिप्रेस्ड क्लास को। फॉर द फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज कंजर्वेटिव हाई क्लास हिंदू। इसलिए इनको इग्नोर कर दिया था क्योंकि अगर वो इनको इग्नोर नहीं करते तो सनातनी हिंदू है, कंजर्वेटिव हाई क्लास हिंदू है, वो कांग्रेस को इग्नोर कर देंगे। तो कांग्रेस इनके क्लोज रहना चाहती थी, इसलिए उसने दलित और डिप्रेस्ड क्लास को इग्नोर किया था। महात्मा गांधी declared the Swaraj would not come for 100 years if untouchability was not eliminated। इसी सब चीजों को देखते ही महात्मा गांधी ने कहा कि अगर कंट्री से अनटचेबिलिटी खत्म नहीं होगी ना तो तुम 100 साल तक मेहनत कर लो, स्वराज कभी भी आने वाला नहीं है। स्वराज का मीनिंग क्या है? सबका एक साथ होना और सबका राज होना। तो स्वराज कभी भी पॉसिबल नहीं है। कब? जब तक अनटचेबिलिटी पूरी तरीके से कंट्री से खत्म नहीं हो जाएगी, चाहे उसमें फिर हंड्रेड्स ऑफ ईयर ही क्यों ना लग जाए। 100 साल तक भी आप स्वराज को नहीं ला सकते अगर अनटचेबिलिटी खत्म नहीं कर सकते तो। ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन। महात्मा गांधी अनटचेबल्स को हरिजन बुलाते थे कि ये हरिजन है, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ये भगवान के बच्चे हैं। ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेंपल्स एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड एंड स्कूल्स। इनको स्कूल्स में एंट्री नहीं मिलती थी, मंदिर में इनको घुसने नहीं दिया जाता था, टैंक हो गए, रोड हो गए, और पब्लिक वेल, जो पब्लिक को कुएं हैं उनमें पानी भरने भी नहीं दिया जाता था। तो महात्मा गांधी ने इनके लिए ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज कराई थी कि ये सारे काम कर सकते हैं, वेल्स को टच कर सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, स्कूल्स में जाकर ये पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें किसने करवाई थी? महात्मा गांधी ने इन सब के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था कि जिसके चलते इनको वो सारी चीजें मिल सके। नेक्स्ट है, not all social group moved by the concept of Swaraj. He himself cleaned toilets to dignify the work of the भंगी। जो दलित से ना उनका काम क्या होता था? उनका काम होता था टॉयलेट्स को साफ करना। किसका? जो दलित से वो टॉयलेट साफ करते थे लोगों के घरों घरों में जाकर, और उनको भंगी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? भंगी। तो अब महात्मा गांधी को अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से खत्म करना था, तो उन्होंने कहा मैं दूसरों को बोलने से पहले ये मैं काम खुद से ही क्यों ना स्टार्ट करूं। क्योंकि सिर्फ देखो बोलने से बातें नहीं होती हैं, वो काम आपको खुद से पहले स्टार्ट करना पड़ता है। इसलिए टॉयलेट साफ करना महात्मा गांधी ने खुद से स्टार्ट किया, ताकि मुझे लोग देखेंगे तभी तो लोग आगे सीखेंगे। मैं ही अगर सिर्फ बोलूंगा, करूंगा नहीं, तो बाकी लोग, कोई करेगा नहीं करेगा, बोलेंगे खुद तो कर नहीं रहे और हमें मतलब ज्ञान देने आ गए हैं। तो इसलिए महात्मा गांधी ने इन चीजों को खुद ही स्टार्ट करा। तो उन्होंने खुद ही टॉयलेट्स को साफ किया, द स्वीपर, एंड परसुएड अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी। और वो ये दिखाना चाहते थे कि जो अपर कास्ट लोग हैं कि वो चेंज लाए अपने में, ठीक है, अपने में चेंज लाए। इन लोगों को टच करना कोई पाप नहीं है, अनटचेबिलिटी कोई सिन
नहीं है, तो ये उन्हें अपने में चेंज लाना पड़ेगा। ये भी हमारी ही तरह एक नॉर्मल इंसान है, भगवान के बच्चे हैं, तो इनमें हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनको टच करने में वो पाप हो गया, तो ये वाला रिएक्शन नहीं लेकर आना है। बट मैनी दलित लीडर वर कीन ऑन अ डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ दिस कम्युनिटी। बट इन सब के चलते जो दलित लीडर थे, जो दलित लीडर थे, उन्होंने दूसरा कुछ पॉलिटिकल जो सॉल्यूशन है वो निकाला था। इन लोगों ने दूसरा कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकाला। इनका पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्या था? दे बिगेन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ डिमांडिंग रिजर्व सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया, इन्होंने डिमांड करी रिजर्व सीट की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी, वुड चूज द लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और उन्होंने कहा हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में अलग से इलेक्टोरेट सिस्टम चाहिए, इलेक्टोरेट इलेक्शन चाहिए कि हम अपना अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट करेंगे, और हर जगह हमें एजुकेशनल हो गए, जॉब हो गए, हर जगह रिजर्व सीट चाहिए। दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज देयरफॉर लिमिटेड। तो जो दलित थे ना, उन्होंने इस मूवमेंट जो पार्टिसिपेट किया था वो एक लिमिट तक था, लिमिट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वाज क्विट स्ट्रॉन्ग। सिर्फ महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में ये जो मूवमेंट था ये स्ट्रांगली सक्सेसफुल रहा था। बाकी जगह लिमिटेड लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। क्यों लिमिटेड किया था? क्योंकि इन लोगों को पहले ही डिप्रेस्ड और ऑप्रेस्ड माना जाता था, दलित माना जाता था, इनके लिए कोई कुछ करने के लिए वैसे भी रेडी नहीं था, तो इसलिए इन लोगों ने भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट कम ही लोगों ने किया था। भीम और इनके जो मेन लीडर थे ना, वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो खुद भी एक दलित थे। इन्होंने ऑर्गेनाइज करा था दलित के लिए डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन 1930 में। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, 1930 में बनाया था। और इसमें क्या था? अंबेडकर वाज नॉमिनेटेड एज अ लीडर। ये एक नॉमिनेटेड लीडर बने थे ऑप्रेस्ड क्लास के फ्रॉम अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दो लोग गए थे, एक महात्मा गांधी गए थे, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसकी तरफ से गए थे? वो दलित के लीडर बनकर गए थे। और महात्मा गांधी पूरी कंट्री की तरफ से गए थे, और ये एक दलित की तरफ से लीडर बनकर गए थे। ही क्लास विद द गांधी इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब क्या हुआ? इधर से महात्मा गांधी पहुंच गए, इधर से अंबेडकर पहुंच गए। ये पूरी कंट्री को डिफेंड कर रहे हैं और ये सिर्फ दलित को ऑफेंड कर रहे हैं। अब इसके साथ ही क्या हुआ? अब दोनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, इनके बीच में अब क्लैश हो गए। अब ये कुछ बोल रहे हैं और ये कुछ बोल रहे हैं। इन दोनों की बातचीत का फायदा किसने उठा लिया? थर्ड पर्सन हमेशा आपकी लड़ाई का फायदा उठाता है, वो था ब्रिटिशर्स। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, इन दोनों की बातचीत का फायदा उठा लिया किसने? जल्दी बता दो, किसने? ब्रिटिशर्स ने। डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित। अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी कि हमें क्या चाहिए? हमें तो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए दलित का। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है? कि जहां पर दलित रहते हैं ना, वहां पर अलग से इलेक्शन होंगे, उनके रूल्स और रेगुलेशन होंगे, लीडर भी उन्हीं में से बनेगा और वोटर्स भी वही लोग होंगे। ठीक है, लीडर भी उन्हीं का और वोटर भी उन्हीं को होंगे। अगर ऐसे ऐसे करके सब सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करने लगे तो पूरी कंट्री तो कई पार्ट में डिवाइड हो जाएगी ना। तो इसी चीज के चलते महात्मा गांधी ने कहा नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट आपको नहीं मिलेगा, हम उसकी जगह आपको रिजर्व सीट दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो सेपरेट इलेक्टोरेट ही चाहिए। तो इस चीज को किसने मान लिया? ब्रिटिश एक्सेप्टेड। ब्रिटिश ने अंबेडकर की इस डिमांड को पूरा कर लिया। ठीक है, हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे, क्योंकि वो चाहते थे कि महात्मा गांधी और अंबेडकर में लड़ाई हो, उनमें दोनों में फूट पड़े। तो इसके चलते महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में लड़ाई हो, इससे किसका फायदा होगा? ब्रिटिशर्स का फायदा होगा। इसलिए ब्रिटिशर्स ने अंबेडकर की डिमांड को पूरा कर लिया कि ठीक है, आप सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे हो, ठीक है, आपको सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा। बट गांधी जी इस चीज के लिए एग्री नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया तो धीरे धीरे सभी लोग, अदर जो कास्ट और ग्रुप के लोग हैं, रिलीजन के ग्रुप है, वो भी अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करेंगे। गांधी जी बिगेन फास्ट अनटू डेथ। फिर इस चीज के लिए गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया और वो फास्ट अनटू डेथ पे बैठ गए, मतलब आमरण अनशन पे बैठ गए कि मैं, जब तक मेरी बात नहीं मानी जाएगी तब तक ना तो मैं पानी पीऊंगा और ना ही मैं खाना खाऊंगा। इस टाइप के फास्ट पर कौन बैठ गए थे? महात्मा गांधी बैठ गए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बात को माना जाए। वो, उन्हें ये पता था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट इन्हें मिला तो पूरी कंट्री कई पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। He believed that a separate electorate for Dalits would slow down the oppression of integration of society। जो
सोसाइटी इंटीग्रेट होने की जो प्रोसेस चल रही है ना, इनको सेपरेट इलेक्टोरेट देते ही उसकी जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी। इसीलिए महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, और ब्रिटिशर्स ने इस चीज के लिए एग्री कर दिया था। बट महात्मा गांधी और अंबेडकर के रिलेशन इतने भी बुरे नहीं थे कि वो महात्मा गांधी की बात ना माने और उन्हें मरने दे। तो फाइनली अंबेडकर ने महात्मा गांधी की बात को मान लिया था कि ठीक है, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट मत दो, बट हमें क्या चाहिए, हमें रिजर्व सीट दी जाए, रिजर्व सीट दी जाए, और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें रिजर्व सीट दी जाए, और जो इलेक्शन होंगे वो जनरल इलेक्शन होंगे, लीडर दलित का होगा, जो वोटिंग होगी वो जनरल वोटिंग होगी। पहले सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या है, सिर्फ दलित ही वोट देंगे और लीडर भी उन्हीं का होगा। जनरल इलेक्शन में क्या होता है, लीडर तो दलित का होगा, बट जो वोटिंग होगी वो सभी लोग मिलकर करेंगे। अंबेडकर एक्सेप्टेड गांधीज पोजीशन एंड द रिजल्ट वाज पूना पैक्ट। फिर अंबेडकर ने गांधी की जो पोजीशन थी, जो डिमांड थी, उसको मान लिया और उसका रिजल्ट आया, उसका रिजल्ट आया पूना पैक्ट। अब पूना पैक्ट क्या था, उसका रिजल्ट क्या आया, पूना पैक्ट। अब पूना पैक्ट क्या था, द पूना पैक्ट वाज साइन इन सितंबर 1932। पूना पैक्ट सितंबर 1932 में साइन किया गया। इट गिव डिप्रेस्ड क्लास रिजर्व सीट इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट दे वर टू वोटेड बाय जनरल इलेक्शन। पूना पैक्ट के अंदर क्या है, जो डिप्रेस्ड क्लास है और डिप्रेस्ड क्लास को रिजर्व सीट दी जाएगी प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन जो इलेक्शन होंगे वो सेपरेट नहीं होंगे, वो जनरल इलेक्शन होंगे। इलेक्शन जनरल होंगे, मतलब लीडर रिजर्व सीट उनकी है तो लीडर उनका ही आएगा, सीट उनकी है, लेकिन जो इलेक्शन होंगे वो वोट सभी लोग देंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या है था, दलित ही देंगे, बट इसमें क्या है, सभी लोग वोट देंगे, और जब जनता चुनेगी तो वो लोग लीडर बनेंगे। तो ये सॉल्यूशन निकाला और ये था आपका पूना पैक्ट। अगर आपका आंसर आए तो आप यहां से यहां तक इसको लिख सकते हो, व्हाट इज द पूना पैक्ट, दिस इज द पूना पैक्ट। ओके, तो ये पूना पैक्ट था कि जिसके अंदर महात्मा गांधी और अंबेडकर ने एक ट्रीटी पर साइन किए थे, पूना पैक्ट पर साइन किए थे। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसकी लिमिटेशन, अब यहाँ पर एक ग्रुप तो मान गया, अब दूसरा ग्रुप स्टैंड करता है, और जो दूसरा ग्रुप है वो है आपका मुस्लिम का। Some of the Muslim political organized in India were also lukewarm in the responsive to the civil disobedience movement. जो लोग पॉलिटिकली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे मुस्लिम, वो खिलाफत मूवमेंट के बाद धीरे धीरे ही जो कांग्रेस पार्टी थी उससे धीरे धीरे पीछे हटने लगे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि हिंदू का ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको सेग्रीगेशन आइसोलेटेड फील होने लगा, तो थोड़ा थोड़ा उनसे पीछे हटने लगे थे। बट धीरे धीरे करके ये फैसला उनका इतना लंबा हो जाएगा ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल एलिमिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। जो लार्ज सेक्शन था वो खिलाफत मूवमेंट के बाद में ही खुद को एलिमिनेटेड फील करने लग जाता है, और इन लोगों ने ये देख लिया कि दलित को अलग से रिजर्व सीट मिली है और हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, हमें एलिमिनेटेड फील करा रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं। तो इसके चलते अब उन लोगों ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी, किसको देखकर, दलित्स को देखकर। फ्रॉम द मिड 1920s कांग्रेस वाज मोस्ट विजिबल एज हिंदू डोमिनेटिंग पार्टी। 1920 के बाद से ही जो कांग्रेस पार्टी थी ना, वो हिंदू डोमिनेटिंग पार्टी बन गई। अब हिंदू डोमिनेटेड पार्टी बन गए तो मुस्लिम को लगने लगा यार हमारा रिलीजियस, हमारा कल्चर, और वो तो डिप्रेस्ड हो रहा है, उसको तो एक टाइम ऐसा आएगा माइनॉरिटी में है कि हमारा कल्चर कहीं खो जाएगा, उसकी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं होगी, तो हमें हमारे रिलीजियस को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। डोमिनेटिंग पार्टी बिकॉज दे ज्वाइन हिंदू महासभा, सो मुस्लिम स्टार्टेड कीपिंग अवे। और इन्होंने हिंदू महासभा को जब ज्वाइन कर लिया तो मुस्लिम इनसे दूर हो गए, जो थोड़े बहुत फासले थे वो अब और ज्यादा बढ़ चुके थे, किसके, हिंदू और मुस्लिम्स के, वो उनसे दूर रहने लगे हिंदू महासभा के बनने के बाद। एज कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेशन विद इन मिलिटेंट फेवर प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लासेस एंड रिट्स इन वेरियस सिटी। और इनके बीच में कई बार दंगे वगैरह भी देखने को मिले, हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के अगेंस्ट दंगे वगैरह भी कर रहे थे। तो ये कम्युनल क्लासेस जगह जगह पर कई सिटीज में भी देखने को मिले थे। ये एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थे जो प्रोवोक हो रहे थे सिटीज में, स्टेट में, कई अलग अलग प्लेसेस पे ये सारी चीजें देखने को मिली थी।
क्योंकि उनको लग रहा था कि जो कांग्रेस है वो एक हिंदू पार्टी है, हिंदू महासभा उन्होंने बना ली, तो मुस्लिम उनसे बिल्कुल ही हटकर रहने लगे कि ये तो हमारे बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे, तो उनको अलग अलग सा फील होने लगा था। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू नेगोशिएट इन अलायंस इन 1927 इट अपीयर्ड दैट सच अ यूनाइटी कुड बी फोरेस्ट। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो दो पार्टी थी, जो मुस्लिम लीग थी वो मुसलमानों की पार्टी थी, कांग्रेस जो थी वो हिंदू की पार्टी थी, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों पार्टी ने ही मिलकर 1927 में अलायंस बनाने की कोशिश करी, और ऐसा लगा कि इन दोनों के जो रिलेशन है ना वो काफी हद तक सही हो जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि इनके रिलेशन काफी हद तक ठीक हो जाएंगे, जो प्रॉब्लम जो फासले आए थे वो खत्म हो जाएंगे और ये दोनों ही एक दूसरे के पास आ जाएंगे, एक यूनिटी बन जाएगी दोनों के बीच में, जैसा कि पहले थी। जो मिसअंडरस्टैंडिंग बनी थी वो प्रॉपरली खत्म हो जाएगी। Muhammad Ali Jinnah demanded separate electorate from Muslim as he feared that his culture and identity of minority would be lost. मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे इन्होंने डिमांड करी थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, ठीक है, ये टी है, इन्होंने डिमांड करी थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, कहा, किसके लिए, मुस्लिमों के लिए। क्यों? क्योंकि इनको डर था अपने कल्चर का, अपनी आइडेंटिटी का, और ये माइनॉरिटी ग्रुप थे, इनको ऐसा लगा था हमारा कल्चर, हमारी आइडेंटिटी पूरी तरीके से कहीं खो जाएगी, इसलिए हमें अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। मुस्लिम वर assured reserve in the central assembly and representation in proportion of population in the Muslim dominated province बंगाल एंड पंजाब। इन्होंने अपने लिए रिजर्व सीट की डिमांड करी, कहां पर, सेंट्रल असेंबली में। उन्होंने कहा हमें सेंट्रल असेंबली में रिजर्व सीट चाहिए, और साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन पोर्शन इन पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस बंगाल एंड पंजाब। बंगाल और जो पंजाब का रीजन है वहां पर हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, क्योंकि वहां पर हमारी मेजोरिटी है। पंजाब में और बंगाल में दोनों में हमारे खुद के इलेक्शन होंगे, लीडर भी हम ही होंगे और वोटर भी हमारे ही होंगे, हमारे ही कास्ट के होंगे। नेगोशिएशन ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यू, बट ऑल होप ऑफ रिजॉल्विंग द इश्यूज एट ऑल द पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1928 disappeared when M.R. Jacker of the Hindu Mahasabha strongly opposed effort to कॉम्प्रोमाइज। बट साथ ही क्या हुआ, फिर इनकी हिंदू महासभा एक पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है 1928 में। 1928 में जब इनकी मीटिंग होती है, बैठक होती है, हिंदू महासभा जाती है, मुस्लिम लीग दोनों ही पार्टियां वहां पर जाती हैं, तो एमआर जैकर जो थे वो इनको बुरी तरीके से अपोज कर देते, काफी बातें इनको बोलते हैं इस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, डिसअपेयर करते हैं, इनको अपोज करते हैं। कॉम्प्रोमाइज के जो भी चांसेस थे ना वो अब पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। किसके बीच में, हिंदू और मुस्लिम के बीच जो भी कॉम्प्रोमाइज के थोड़े बहुत चांसेस बचे थे, अब वो भी क्या हुआ, पूरी तरीके से खत्म हो गए थे। अब सिंपल सी बात है, अब चांसेस खत्म हो गए, 1-2% जो चांस बचे भी थे दोनों पार्टी के एक होने के, अब वो पूरी तरीके से डिसअपेयर्ड हो गए, और उसी के चलते फिर वो पाकिस्तान और हिंदू दोनों ही सेपरेट हो जाते हैं। भारत के दो डिवीजन हो जाते हैं, इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि उनको अपनी आइडेंटिटी और अपने कल्चर को लेकर काफी डर था। ओके, तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जो कि यही फिनिश होता है। थोड़ी बहुत जो चीजें थी यहाँ पर वो किसने खराब कर दी थी, एमआर जैकर ने, क्योंकि इन्होंने इनको अपोज कर दिया गया था। रिजॉल्विंग द इशू एट ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 1928 disappeared when एमआर जैकर ऑफ द हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज्ड। इनके जो एफर्ट थे उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, ओपोज कर दिया गया, जहां पर भारत और पाकिस्तान सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास फिर कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। ओके, तो आज के लिए फिर इतना ही, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ में।